नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्ष के सबसे बड़े नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी अपने विदेश दौरे और खर्च को लेकर सवालों के घेरे में है। नई जानकारी ये सामने आई है कि 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 बार विदेश यात्रा पर गए। राहुल की इन यात्राओं पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, कितना पैसा आया कहां से, किसने फंडिंग की। उधर कांग्रेस इसे निजी यात्रा और राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताकर बचाव कर रही है, पर कोर्ट से भी हंटर चल गया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ा और सख्त कदम उठाया। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को एक शिकायत पर कानून के तहत जांच करने और एक्शन लेने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों बड़ी एजेंसियों से 20 जुलाई तक जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तलब कर ली है। दरअसल ये पूरा मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की ओर से दायर की गई एक आपराधिक रिट याचिका से जुड़ा हुआ है। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, आपको बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद विवाद को लेकर बहु प्रशिक्षित फैसला सामने आया है। कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर मान लिया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, विदेश दौरों पर इतना ज्यादा पैसा खर्चा, कहां से इतने पैसे आ रहे हैं? देखिए, यही तो सवाल है जो देश की जनता और अब हाईकोर्ट पूछ रही है कि भाई गांधी परिवार का इनकम का सोर्स क्या है। कंपनी चलाते हो, बिजनेस करते हो, टेक्सटाइल मिल है तुम्हारे पास, पेट्रोलियम का खदान है, क्या है। और आप जो अपना इनकम डिक्लेयर करते हो और जो आपके खर्चे हैं वो बड़े मिसमैच है। ये विवाद शुरू हुआ जब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी के विदेश यात्राओं के ऊपर सवाल खड़े किए। सवाल तो बहुत खड़े होते हैं। नॉट ओनली दिस, अब वो सिंपल कोई आम आदमी तो है नहीं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और उनकी क्या आय है, कहां से आप पैसे लाते हो, कहां किससे मिलते हो, क्या खर्च करते हो, और ये जानकारी जनता के जानने के लिए वो उसका अधिकार है। दिस इज आवर राइट टू नो कि हमारा नेता जो है, जो भावी प्रधानमंत्री बनना चाहता है भविष्य में, उसके इनकम का सोर्स क्या है, वो पैसे कहां से लाता है। कहीं उल्टा पुल्टा पैसा तो नहीं है, कहीं गलत लोगों से पैसे तो नहीं ले रहा, कहीं देश के दुश्मनों से पैसे तो नहीं ले रहा है, अगर अपने खुद नहीं कमा रहा है। भाई, आप अपने लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं से तो आप बताओगे कि भाई चलो पार्टी फंड से ही कर रहे हैं, ये बता दो पार्टी फंड से हो रहा है, उसमें भी आप नप जाओगे, नहीं कर सकते। तो खैर, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में है। अब लखनऊ बेंच पहुंच गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के शिशिर साहब, वो भी पीछे पड़े हुए रहते हैं। वो डुअल सिटीजनशिप का मसला भी इन्होंने ही उठाया था और उन्होंने ये इस आधार पे इनके ऊपर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के आरोप लगाए और हाईकोर्ट ने सीधे सीधे सीबीआई और ईडी को इनके पीछे लगा दी। अब ये मामला 20 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। अब देखिए कि किस तरीके से अचानक से कांग्रेस पार्टी के पूरे जो बॉगी ऑफ लॉयर्स है, ये सुप्रीम कोर्ट भागेंगे या फिर पॉलिटिक्स इसके ऊपर होगी। ये 1-2 दिन के अंदर सारी चीजें क्लियर हो। बिल्कुल। राहुल गांधी पर तो वैसे शुरू से ही आरोप लगते आए हैं, विदेश दौरे को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, लेविश लाइफस्टाइल को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अब कानून के दौर पर, कानूनी लड़ाई के चक्कर में कैसे राहुल गांधी इस मसले पर फंस गए हैं? देखिए, ये जो मसला उठाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी 60 करोड़ रुपए खर्च किए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप 54 बार विदेश गए, 22 देशों की यात्रा की, सीक्रेट ट्रिप आपने बताया। जब आपके ही सिक्योरिटी कवर देने वाले इन लोगों ने पूछा कि भाई आप विदेश जा रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कहां जा रहे हैं, हम आपके साथ कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। प्रोटोकॉल हमारा वो एयरपोर्ट पर भी है और जहां पर आप जाएंगे वहां पर भी हम इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे लीडर जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। अब इसका मतलब है कि अभी जो ये सवाल उठ रहे हैं मॉनसून सेशन से पहले, इनके खिलाफ जो सब्सटेंसिव मोशन लाने की तैयारी थी, निशिकांत दुबे ने सबसे पहले यही सवाल पूछा था कि अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन, अभी ये लीडर ऑफ अपोजिशन हैं
और ये वही कुर्सी छीनने की तैयारी चल रही है। न सांसद रहोगे न नेता प्रतिपक्ष रहोगे। जो सब्सटेंसिव मोशन लाया जाना था उसके लिए सबसे बड़ा आरोप यही था कि ये देश विरोधी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। अब संसद के अंदर ये सवाल उठे उससे पहले पूरा ब्रीफ किया गया, सबूत इकट्ठा किया गया और उसमें इनके एनएसजी वाले से भी बातचीत की गई। पहले भी सीआरपीएफ ने कई बार इनके खिलाफ ये बातें कही है कि जब ये विदेश दौरे पर जाते हैं तो हम लोगों को बताते ही नहीं, जिसके कारण हम लोग इनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। होम मिनिस्ट्री को सीआरपीएफ के डीजी ने लेटर लिखा था और इसलिए अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ सबसे आक्रामक रुख भारतीय जनता पार्टी अपनाने वाली है। मॉनसून सत्र के दौरान क्या फिर से ये सब्सटेंशियल मोशन लाया जाएगा और उसमें ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे कि राहुल गांधी ने इस बीच क्या क्या किया, क्योंकि 60 करोड़ रुपए का जवाब इनको देना पड़ेगा। ये जब भी इलेक्शन एफिडेविट दायर करते हैं तो ये अपना इनकम जो बताया गया है, और इस भारतीय जनता पार्टी के इस इन्वेस्टिगेशन में सब शामिल है कि जिस साल आप 9 करोड़ रुपए विदेशों में खर्च कर रहे, उस साल आपने इलेक्शन में दिखाया 11 करोड़ की प्रॉपर्टी। आपने इनकम नहीं दिखाया कि कितना इनकम इस साल हुआ है, लेकिन फिर भी 11 करोड़ रुपए दिखाए चल अचल संपत्ति, तो 9 करोड़ रुपया खर्च कहां से किए? या तो आप विदेशों से पैसे लेते हो, कोई और प्रायोजित करता है, या फिर कांग्रेस फंड का इस्तेमाल करते हो। तो ये दोनों मामले अब इस दर पर चले गए हैं कि अब संसद में ही इसका इलाज होगा। कोर्ट में तो जो इनके आय से अधिक संपत्ति का मामला है उसके लिए विघ्नेश शिशिर ने कुछ आरोप लगाए हैं। बंद लिफाफे में, सील बंद लिफाफे में ये आरोप दिए गए, और ये आरोप की जांच कौन करेगा? ईडी सीबीआई। क्योंकि बताया गया है कि बर्कले बैंक जो लंदन में है ब्रांच में आपका अकाउंट है, लेकिन अकाउंट बंद नहीं करवाया गया। आप जिस कंपनी के डायरेक्टर रहे थे बैकअप प्राइवेट लिमिटेड के, उस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया, लेकिन उसका जो शेयर ट्रांसफर हुआ था उसके बारे में आपने जानकारी नहीं दी, कितना पैसा कमाए। आपके जो लंदन में, हैम्पशायर में 2-2 घर जिसका एड्रेस आपने दिया था, उस घर की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया। तो ये सारी जांच कौन करेगा? सीबीआई या ईडी? इसीलिए जज साहब ने कहा कि कोर्ट के पास कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो इन मामलों की जांच कर सके, तो पहले रिपोर्ट सीबीआई से, ईडी से ले लेते हैं, उसके बाद फैसला करेंगे। और अगर उस पर फैसला आ गया तो ऐसे ही इनकी सांसदी चली जाएगी। बिल्कुल सर, एक हाईकोर्ट के अहम फैसले पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं, उसको समझते हैं आपसे। भोजशाला को मंदिर मान लिया गया है, हिंदुओं की बड़ी जीत हुई है, ये मुस्लिम पक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है? ये सिर्फ मुस्लिम पक्ष के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के मुंह पे काला तमाचा है। ये तमाम जो सेकुलरिज्म के जो पुरोधा बन करके घूमते रहते हैं, जालीदार टोपी पहन करके मुसलमानों के हितैषी अपने आप को बताते हैं, उन सब के चेहरे पे आज कालिख पुती है। ये मत भूलिए कि अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के बाद से कांग्रेस पार्टी ने एक कानून वो लेकर के आ गए, स्पेशल वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसके तहत ये सारे केसेस जहां मुसलमानों ने और आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ के वहां मस्जिद बना दी, वो हमारे हाथ से, हिंदुओं के हाथ से छीनने का प्रयास किया गया। अब ये मसला भोजशाला का है। ये परमार वंश के जमाने में ये एक बहुत बड़ा सरस्वती मंदिर होता था। पूजा पाठ के अलावा वहां स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करते थे, वेद की पढ़ाई होती थी, तमाम चीज वो, इट वॉज अ एजुकेशन हब। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तोड़ा और 200 स्टूडेंट्स को ये कहा था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, उन्होंने मना किया तो उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद वहाँ धीरे धीरे वहाँ मस्जिद भी बन गई, फिर बीच में दरगाह बनाने की कोशिश की गई। हिंदू पक्ष जो है वो प्रताड़ित हुआ। अब ये मसला फिर से उठा। अब जब मसला फिर से उठा तो यहाँ सर्वेक्षण कराया गया, जैसे अभी संभल में भी चल रहा है, सर्वेक्षण हुआ, वहाँ सर्वेक्षण कराया गया। वहाँ मालूम चला कि यहाँ तो 90 मूर्तियाँ, ये तो पूरा का पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स ही है। अब सवाल ये तो पूछना पड़ेगा ना कांग्रेस पार्टी से, केजरीवाल से, ममता बनर्जी से, कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है। वहाँ मूर्ति पूजा हो रही है, वहाँ चारों तरफ मूर्ति है। इस्लाम में मूर्ति जो पूजा जो है वो बिल्कुल वर्जित है। जहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है, जहाँ पे मूर्तियाँ हैं, वहाँ आप नमाज कैसे पढ़ सकते हो? वो मस्जिद, वो जगह कैसे हो सकती है? आपको ऐसे ही दे देना चाहिए।
लेकिन आपने कहा कि नहीं, ये तो हमारी जिद है कि हम जो है इसको पकड़े रहेंगे। हाईकोर्ट में ये मामला गया और हाईकोर्ट ने आज कहा कि जो सच था, कि जो ये पहले से ही वो एक मंदिर था, तो वही आज फैसला लिया गया और फैसले में ये भी कहा गया कि ये अब मंदिर की तरह काम करेगा, यहाँ नमाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से अयोध्या के अंदर एक ज़मीन दी गई है जहाँ अभी तक मस्जिद नहीं बना पाए मुसलमान लोग, और यहाँ भी कहा गया है कि धार क्षेत्र के अंदर ही जो है उनको कहीं और अल्टरनेटिव जगह मस्जिद के लिए दे दी जाए। और अब मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, शायद चले भी गए होंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से, विष्णु जैन की तरफ से ये कहा गया है कि ऑलरेडी हमने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल दिया है कि बिना हमारी बात को सुने हुए आप इस केस को नहीं सुनेंगे। लेकिन ये तो जिद पे अड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस होगी तो किसकी जीत होगी? सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या मामला ये और उलझ जाएगा? देखिए, जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला आया, ये तो बता चुका है कि अब एविडेंस के आधार पर तय होगा कि ये मंदिर है या मस्जिद है। एविडेंस, सबूत ये दिखाने पड़ेंगे कि आपने ये मस्जिद बनवाई तो उससे पहले ये मंदिर था या नहीं। अब ये एक नई परंपरा तय हो रही है। पहले इस तरह के फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नहीं आते थे, ये लोग मान कर बैठे हुए थे। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद तो इन्होंने नियम ही बना दिया कि 1947 के बाद कोई भी जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद ये फैसला आ रहा है, तो अब ये फैसला तो ये दिखा रहा है कि ज्ञानवापी में भी ऐसा ही होगा। वहां भी मस्जिद तो बाद में ही बनाई गई थी, या फिर कृष्ण जन्मभूमि में यही होगा, फिर संभल में यही होगा। हिंदुस्तान के अंदर 1800 ऐसे इस्लामिक स्ट्रक्चर हैं जिसके सारे सबूत सामने में पड़े हैं। ये केवल एक फैसले का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि अयोध्या का फैसला वैसा फैसला नहीं था कि सबूतों के आधार पर केवल लिया जाएगा। ये लंबे संघर्ष के बाद, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी अयोध्या का मामला एक्सक्लूड किया गया था कि ये पहले से चल रहा है, इसके ऊपर वो लागू नहीं होगा। लेकिन ये भोजशाला का मामला है, ज्ञानवापी का मामला है, कृष्ण जन्मभूमि का मामला है। इन सारे मामलों में अगर एविडेंस देखा जाएगा तो ये तो तय है कि 1757 से पहले, यानी ब्रिटिश ईरा से पहले जितने भी इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाए गए, ये मस्जिद असेंबलिंग सेंटर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना था अयोध्या के मामले में कि आपके लिए पूजा स्थल नहीं है, आप पूजा पाठ नहीं करते। नमाज अदा करने के लिए इस्लामिक परंपराएं ये है कि कहीं भी आप बैठकर अदा कर सकते हो, तो उसके लिए किसी जगह की जरूरत है। वो अगर स्ट्रक्चर है, हॉल है, तो वही आपकी मस्जिद है। धर्म से कोई लेना देना, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इस आधार पर अगर तय होंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें पुराने आर्किटेक्ट हैं, पुराने एविडेंस है, जैसे भोजशाला में कहा गया कि इसके आर्किटेक्ट से पता चलता है कि इस्लामिक इरा में ऐसे आर्किटेक्ट नहीं थे, ये पहले का है, ये हिंदुओं ने बनवाया है। उसी तरीके से दूसरे में भी देखे जाएंगे। तो अभी 1800 ऐसे इस्लामिक स्ट्रक्चर हैं जिस पर दावेदारी बढ़ेगी और कहा जाएगा कि आप इसके एविडेंस के आधार पर फैसला करो। ये देश में कानून अगर चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स, देश में संवैधानिक व्यवस्थाएं कैसे चलेगी, लोग क्या सोचेंगे, लोगों की स्थिति क्या होगी, या मुसलमान कैसे उग्र होंगे, इस भावनाओं के आधार पर अब कोर्ट का फैसला नहीं होगा, बल्कि सबूतों के आधार पर होगा। तो समस्याएं इन लोगों के लिए है। अब सुप्रीम कोर्ट जाओ या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसला आ गया है, वो फैसला आगे भी बना रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्र सरकार की कई एजेंसियों से जवाब तलब किया है। मामला राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो चुका है। तो वहीं धार भोजशाला विवाद में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि यह परिसर मंदिर है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मान लिया है, जो मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।